नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल .com से मानस जायसवाल जी। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आ रही हूँ आपके पास और मार्केट की बात करें तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी और करीब करीब 50 अंक हम नीचे हैं निफ्टी में। आज जो बढ़त थी आज अभी तक तो फिलहाल हमने गवा दी है। 25,638 का लो, उससे मात्र कुछ अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो थोड़ा पेन में ही नजर आ रहा है। हालांकि चुनिंदा कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें बैंकिंग स्पेस से अच्छा परफॉर्म करते हुए, जैसे कि इंडसइंड बैंक का हमने जिक्र किया, वहाँ पे अच्छी तेजी। मेटल एज अ स्पेस यहाँ पर चमक बरकरार और 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ मेटल इंडेक्स कर रहा कारोबार। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स फ्लैट परफॉर्मेंस, लेकिन स्मॉल कैप अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। इसलिए एक बार ब्रेथ की पिक्चर भी रख देते हैं आपके स्क्रीन पर। एक बार रखिएगा एडवांसेस और डिक्लाइंस का रेशियो अगर आप देखें तो रस्साकसी का माहौल यहाँ पर। हालांकि गिरने वाली संख्या की अभी भी ज़्यादा है, 1500 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी दबाव देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि करना क्या है इस मार्केट में, आपके सवालों को भी एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मानस जी, क्या करें इंडिसेस में? निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है आज निफ्टी से। निफ्टी फ्लैट है, क्या स्ट्रैटेजी? तो देखिए श्रेया जी, दो स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का हाई और कल का लो। अगर कल का हाई ब्रेक होता है, 25,900 के ऊपर निकलता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 26,000 के आंकड़े को ब्रेक करके 26,200 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत क्लियर है कि खरीदारी तो तभी करेंगे जब 25,900 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर कल का लो ब्रेक हुआ, 25,600 के नीचे निफ्टी फिसला, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो 12 तारीख का लो था, निफ्टी उसको भी ब्रेक करेगा और शायद 25,300 की तरफ जाएगा। तो ये इन दोनों स्तर पे ध्यान रखना है। अगर 25,600 का स्तर ब्रेक हो तो वहां पर बिकवाली करने का ही ट्रेड लेना है। मेरा समझना है कि उसके नीचे 300 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी और खरीदारी करने के मौके निफ्टी में फिलहाल के लिए ढूंढने नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। आप टाटा स्टील देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, वहां पर स्ट्रेंथ है, वहां पर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। पर निफ्टी की ट्रेंड की बात करिए तो अभी भी अप्रोच कॉशियस ही रहेगी। किस अप्रोच निफ्टी के ट्रेंड्स पर फिलहाल, लेकिन स्टॉक्स स्पेसिफिक मौके बाजार दे रहा है, वहीं पे आपको अवसर तलाशने हैं। चलिए पहले वो नंबर स्क्रीन पर रख देते हैं आपके, जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे सवाल तो ये आते हैं आपके कि आपसे सवाल कैसे पूछें, तो फटाफट से ये नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है 7045220000। इस पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया ठाकुर सीएनबीसी आवाज को टैग करके एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है एक बार फिर से। सर बताइए आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम जी, मैं आपके चैनल पर कंटिन्यूअस देखता भी और सवाल भी पूछता हूँ। तभी तो कहा सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू। मानस जी को भी नमस्कार। जी सर मेरे एक तो ये एंजल वन है, मैंने 30 शेयर लिया था 2490 में। ठीक है। और एक वो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, अगर आप ले लें तो 100 शेयर है मेरे, 1300 के। ठीक है, ओके। तो एंजल वन से शुरुआत कर लेते हैं और आज के सेशन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पर्टिकुलर काउंटर से देखने को मिल रही है। 2.5% अप है एंजल वन और पूरा स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। मानस जी, करना क्या है? 5 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट है। और अगर इस पर्टिकुलर काउंटर की मैं पिछले साल की भी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हालांकि उतने वाव रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन बीच बीच में चल जाता है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए? अब तो देखिए श्रेया जी, अगर हम एंजल वन के पैटर्न्स को देखें तो अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि 2000 पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है। अब जो ऊपर की रेंज है वो धीमे धीमे कम हो रही है। अगर आप देखें तो लोअर हाईज बन रहे हैं, जो 3,600 था, उसके बाद 3,200, फिर 2,800 रुपए। मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ तो जब तक ब्रेकआउट ना देखने को मिले तब तक देखने को नहीं मिलेगी। 2,800 का आंकड़ा अगर ब्रेक हो गया तो 1,000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। उस केस में आपको शायद 38 रन के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो ये एक बढ़िया पिक हो सकता है। टाइम फ्रेम ज्यादा रखना पड़ेगा, करीब 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखें। 2,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं इस उम्मीद में कि ब्रेकआउट आ गया 2,800 के ऊपर तो फिर आपको 3,800 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ठीक है, तो एंजल वन अब भी रखे रडार पर। 6 से 8 महीने का नजरिया है तो कोई बात नहीं है, होल्ड करने की राय है। 3,800 के टारगेट है
और 1999 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा जो इनका काउंटर था गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इस पर इनकी जो खरीद है मानस जी वो 1300 की है और 1140 पे कर रहा है कारोबार। तो यहाँ पर ये लॉस झेल रहे हैं और जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? चार्ट्स पर कुछ खास तो किया नहीं है इस काउंटर ने, क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 1100 पे सपोर्ट दिखता है, 1300 पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, आई थिंक इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, फ्रेश एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, बने रहे पोजीशन में। अगर 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर करीब 200 से 250 रुपए की रैली उसके ऊपर दिखा देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये व्यू हो गया गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स पर। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण जी दिल्ली से। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। Congratulations to all of you for the 21st birthday of CNBC. थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक यू, मींस अ लॉट। मेरे पास 200 शेयर बीएससी के हैं 2200 के हिसाब से, और केशोराम में एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये पूछना था मैं। कौन सा स्टॉक बताया सर? केशोराम। ठीक है, बीएससी से शुरुआत कर लेते हैं। तो आपने बताया कि 2825 आपकी खरीद है और 2250, ठीक है, इसे करेक्ट करवाते हैं। 2250 आपकी खरीद है और 2808 पे कर रहा है कारोबार। बीएससी में क्या करना चाहिए मानस जी? हालांकि प्रवीण जी आपका व्यू क्या है बीएससी को लेकर? लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बीएससी पूछ रहे हैं। एकदम से हाई साइड से इसने बढ़त गवाई आज के इंट्राडे चार्ट देखें तो, लेकिन मानस जी 6 महीने का चार्ट, अच्छे रिटर्न्स, 14% ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने पिछले साल, 54% ज़्यादा के रिटर्न्स। अब बीएससी में मुनाफा बनेगा प्रवीण जी का? तो देखिए, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू पूछा है, मेरा समझना है कि स्टॉक में बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से रैली रिज्यूम हुई है। मेरा समझना यह है कि स्टॉक में 3000 के आंकड़े को भी ब्रेक करने का पोटेंशियल है। 3500 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। टाइम फ्रेम आपको 8 से 10 महीने का रखना है, पोजीशन में बने रहना है और 2400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस करना है। ठीक है, बीएससी पर ये व्यू हो गया। दूसरा स्टॉक इन्होंने केशोराम इंडस्ट्रीज की राय जानना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर काउंटर में मानस जी केशोराम में एंट्री ली जा सकती है क्या? इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बीके बिरला ग्रुप सर। केशोराम 9 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है ये। देखिए, बहुत ही लिक्विड काउंटर है और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अपर सर्किट बीच में लगना शुरू हुए थे, फिर लोअर सर्किट्स लगना शुरू हुए। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल व्यू देना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, कम प्राइस रेंज का। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके, अभी नहीं लेने की सलाह। केशोराम अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए आप। बीएससी अच्छा काउंटर लग रहा है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुप्ता जी जयपुर से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, जयपाल जी को भी नमस्कार जी। सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक कल्याणी स्टील है 3000 शेयर 905 एवरेज पर, और एक है बजाज स्टील 5000 शेयर 760 एवरेज पर। दोनों में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? ठीक है, ओके। तो कल्याणी स्टील से शुरुआत कर लेते हैं। 905 आपने सही कहा सर, लॉस तो बहुत हो गया आपको। 205 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। और कल्याणी स्टील का चार्ट देख रही थी मैं, 6 महीने में मैसिव करेक्शन मानस जी 22% से ज़्यादा लुढ़क गया। अब चार्ट्स पे कैसे प्लेस रहे इतने करेक्शन के बाद? मतलब 52 वीक लो के आसपास ही है, ज़्यादा उससे ऊपर है नहीं। क्या किया जाए? तो देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम इस चार्ट्स को देखें तो वो वीक लगेंगे आपको, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। चाहे आप डेली चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट देख लीजिए, मंथली चार्ट देख लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई रीजन बनता नहीं है कि स्टॉक को होल्ड करा जाए। लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर देखें तो एक सपोर्ट जरूर है, करीब 650 रुपए के आसपास। अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 650 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक स्टॉक 760 के नीचे ट्रेड करता रहेगा। स्ट्रेंथ 760 रुपए के ऊपर ही आएगी। अगर 760 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको कोई रिट्रेसमेंट, जो पिछला क्रैक देखा तो उसका कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अभी के लिए मेरी राय है कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें, और फिलहाल के लिए 650 का स्टॉप लॉस लगाएं।
कोई भी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, 6.5 का स्टॉप लॉस, 650 का स्टॉप लॉस लगाइए और 760 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रीच करता है तभी स्ट्रेंथ आएगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल प्रसाद जी दिल्ली से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सर जी। तो मेरे पास प्रकाश पाइप लिमिटेड के 815 शेयर हैं 530 के भाव पे। मैंने ये लॉन्ग टर्म व्यू से लिया था 10 साल के लिए, बट 50% करेक्शन हो चुकी है मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ। तो क्या एडवाइस रहेगी, सेल कर दूं या अभी होल्ड करूं? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। बहुत स्वाभाविक सी बात है प्रकाश जी, जब इस तरह से करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल ही जाता है। लेकिन चाहे हम मानस जी लगातार ये चर्चा करते आए हैं, चाहे आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का ही क्यों ना हो, स्टॉप लॉस एक ज़रूर से लगा के रखें, मेंटेन कर रखें, ताकि आपका लॉस जो हो वो इतना ना हो। तो 530 की इनकी खरीद थी, 215 पर आ गया है और 300 रुपये से ज़्यादा का प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 6 महीने में 44% से ज़्यादा का करेक्शन मानस जी प्रकाश पाइप्स ने दिखाया है। 1 महीने में भी 15% लुढ़क गया। करना क्या चाहिए? 52 वीक लो पे खड़ा है ये। देखिए, सितंबर 2024 में स्टॉक ने हाई बनाया था 660 का। उसके बाद लगातार वीकनेस देखने को मिली है, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखे हैं। और जब जब इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, तो मेरा समझना ये है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने अपने लॉस बुक करके स्टॉक से निकलना चाहिए था। अब अगर बात करें करंट लेवल्स की बात करें तो वीकनेस तो अभी भी है और ऐसा हो सकता है कि आपको 185 तक के भाव नीचे की तरफ स्टॉक दिखा दे। मेरा समझना ये है कि आपको कहीं ना कहीं तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की ही कोशिश करनी है। खरीदारी करने का जो लेवल है वो है 325 रुपए का, तो वो काफी दूर है। खरीदारी 325 रुपए के ऊपर करेंगे, उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले तो स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मेरा सवाल मानस जी आपसे ये कि चलिए इससे तो निकले, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं, कोई भी बाउंस बैक। अब इतना ज़्यादा लॉस हो गया तो कोई ऐसा काउंटर जहाँ पे शायद इनका जो लॉस हो वो प्रॉफिट में तब्दील हो सके, तो कौन सा काउंटर होगा? देखिए, लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखें तो 4 गुना प्राइस अगर बढ़ जाएंगे किसी स्टॉक के तब इनको प्रॉफिट होगा। तो ये कहना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा अभी भी समझना ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी बहुत स्ट्रेंथ है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये 2 स्टॉक बिल्कुल देखे जा सकते हैं। आप यहाँ से निकल के ऐसे स्टॉक में निवेश करें जहां पर धीमे धीमे अपने आप जो लॉस है उसको रिकवर कर पाएंगे। लेकिन ये सोच के कि आज दूसरा स्टॉक खरीदें जहां पर 4 गुना प्राइस बढ़ जाएंगे, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। राइट, तो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, चाहे चाल धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो सीढ़ी एक एक करके ही चढ़ना चाहिए। ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाइए मार्केट में। और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, संदीप पांचाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एनएमडीसी के 1000 शेयर्स है 60 के एवरेज वाले। अभी मैंने लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ही रखा है, लेकिन मुझे जानना है कि अभी मैं क्या करूँ, उसको अभी कंटिन्यू करूँ या उसको ऐड ऑन करता जाऊँ या क्या करूँ? आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है एनएमडीसी और 60 की आपकी खरीद बताई आपने। हालांकि पूरा पैक ही अगर आप देखें तो काफी अच्छा करता हुआ। क्या करना चाहिए एनएमडीसी? लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक पिछले साल स्टार्टिंग में करेक्ट हुआ था, 50% रिट्रेस किया पिछली रैली का और वहां से रैली रिज्यूम हुई है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का समय है तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 120 से 130 की रेंज में पोजीशन में बने रहिए। और आपने जैसा पूछा कि पोजीशन को ऐड करना चाहिए, तो जब तक 73 रुपीज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे तब तक हर गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। 73 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एनएमडीसी पे ये व्यू हो गया आपके लिए। अब अगले कॉलर की तरफ चलता है। होप आपने सारे लेवल्स लिखे होंगे। पूरन चंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। पूरन चंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास अशोक लेलैंड के 700 शेयर हैं 104 के भाव पर, और जमुना ऑटो 1000 हैं 78 के रेट पे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है सर? 6 महीने से साल भर। 1 साल के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं आप। अशोक लेलैंड इसने तो गजब के रिटर्न्स दिए हैं मानस जी। 6 महीने में 47% के रिटर्न्स, शानदार स्टॉक ने परफॉर्म किया है।
क्या करना चाहिए? 104 इनकी खरीद है, मामूली प्रॉफिट में है, तो इनका प्रॉफिट अब यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो काफी अच्छे प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं। मेरा समझना ये है कि अशोक लेलैंड में स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, जिससे कम से कम जो प्रॉफिट इन्होंने बनाया है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर ले। जो स्टॉप लॉस का स्तर होगा अब वो होगा 172, 172 का। 172 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए बने रहे। अभी भी स्ट्रक्चर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह की रैली देखने को मिल रही थी वो थोड़ी थमी जरूर है। इसलिए स्टॉप लॉस 172 का लगा के रखे, बने रहे पोजीशन में। अगर 190, 192 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर 15 से 20 रुपए का आपको अशोक लेलैंड और दिखा देगा। ठीक है, बने रहने की सलाह है अशोक लेलैंड, अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, जमुना ऑटो भी पूछा इन्होंने, 78 इनकी खरीदे जमुना की, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में है, क्या किया जाए मानस जी? 1 साल का नजरिया इस पर्टिकुलर काउंटर से भी, और इसने भी 6 महीने में 37% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। बिल्कुल, और ये भी ध्यान रखिए कि आई थिंक ये स्टॉक अपने 2024 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में, जो कि 150 रुपए के आसपास है। यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज तो आपको यहाँ पर भी करना है। मेरे ख्याल से 114 रुपए, 114 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और पोजीशन में बने रहिए। शायद आपको बहुत ही जल्द 145, 49, 150 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर 150 रुपए के ऊपर निकला तो नए जोन में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए बने रहिए और 114 का स्टॉप लॉस। ओके, 150 तक के टारगेट जमुना ऑटो में दिख रहे हैं फिलहाल, यहाँ पर भी आपको होल्ड की राय। वैसे मानस जी, हैप्पी मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं। और लखनऊ में कैसे मनाई जाती है सर, क्या खाते हैं आप? क्योंकि बिहार में तो तिलकुट और दही, चूड़ा, गुड़ ये सब खाया जाता है, लखनऊ में कैसे मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तर भारत में स्पेशली यूपी में जो मकर संक्रांति होती है वहां उसको खिचड़ी भी कहा जाता है। और हमारे घर में तो मतलब स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं कि खिचड़ी बनती रही है। जो आपने तिल की लड्डू या उन सब की बात की, वो तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले एक सकट होता है, उस दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, हम लोग जब छोटे थे तब तो पतंगे उड़ाया करते थे, तो वो तो कल्चर अभी भी चल रहा है। तो मतलब लंच में आज खिचड़ी खाएंगे सर आप? कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट कीजिए सर, क्योंकि बहुत शुक्रिया। शो हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इनफैक्ट जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक ब्रेक और जल्द लौटते, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए, अब वक्त है हमारे मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने का। और तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड के नतीजे अच्छे नहीं रहे। कंपनी का जो मुनाफा है वो 9% घटा है। हालांकि नेट प्रीमियम में अगर आप देखें तो हल्की बढ़त रही है, लेकिन इन नतीजों को और आगे कैसे समझा जाए और आगे के ग्रोथ प्लान क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ICICI लोम्बार्ड के CFO गोपाल बालचंद्रन जी। गोपाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। सबसे पहले मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं सर। सवाल मेरा आपसे ये कि Q3 नंबर्स आपके हिसाब से कैसे रहे, और जिस तरीके से मोमेंटम हमें ऑटो सेल्स में देखने को मिले हैं, तो क्या ग्रोथ इस लिहाज से देखने को मिले? तो सबसे पहले सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको, आपके सारे CNBC के स्टाफ को और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए हमारी तरफ से, ICICI लोम्बार्ड की तरफ से हार्टी सीजन्स ग्रीटिंग्स। नाउ कमिंग बैक, आपकी जो सवाल थी ग्रोथ पर और कैसी रही हमारी Q3 की परफॉर्मेंस, इसको मैं कंटेक्स्ट पे बताना चाहता हूँ। ICICI लोम्बार्ड की जो फिलॉसफी रही है हैज बीन ऑलवेज टू काइंड ऑफ ड्राइव प्रॉफिटेबल ग्रोथ, और यही जो हमारी फिलॉसफी रही है इज व्हाट हैज गॉट एग्जिबिटेड इन द Q3 नंबर्स। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ग्रोथ मोमेंटम जो है ऑन ग्राउंड हैज बीन सीइंग इज काइंड ऑफ लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में तकरीबन एंड ऑफ द क्वार्टर में देयर हैज बीन वेरियस reforms that were kind of put into existence, more importantly the GST, which was a landmark reforms that was done. उसके कारण sentiments on ground has been very very positive across the key lines of businesses that we write as an organization. And मैं हर सेगमेंट की बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मोटर की अगर हम बात करें, ICICI लोम्बार्ड जो है हमेशा मोटर में मार्केट लीडरशिप मेंटेन की है। एंड अगर आप देखें इस फर्स्ट हाफ में ICICI लोम्बार्ड का ग्रोथ जो था इंडस्ट्री की ग्रोथ से काफी कम थी। देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 500 बेसिस पॉइंट, बट Q3 में हमने उस गैप को काफी नैरो डाउन कर दिया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो मोटर की ग्रोथ रही है हैज बीन बेटर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ बाय ऑलमोस्ट अबाउट 400 मिस्टर गोपाल, लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोटर का ही जिक्र कर रहे थे, आप मोटर इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग लॉसेस थोड़ी बढ़ी है, ऐसा क्यों और क्या आप इससे कम होता हुआ देख रहे हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट की जो आउटकम जब हम देखते हैं, it has to be always viewed in line with accounting prescription. जब भी ग्रोथ जो भी क्वार्टर्स में अगर आप बेटर ग्रोथ देखते हैं, अभी की जो करंट एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग प्रिस्क्रिप्शन है वो ये कहती है कि आपकी प्रीमियम जो आप क्वार्टर 3 में अंडरराइट करेंगे उसकी अर्निंग्स विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। लेकिन आप जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे फॉर कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग, पूरी कॉस्ट जो है हैज टू बी टेकन अपफ्रंट। तो हेंस जिस भी क्वार्टर पर अगर आप बेटर ग्रोथ दिखाई दें, उस क्वार्टर्स पर ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस आपकी जो अंडरराइटिंग की जो नंबर रहेगी, इट विल बी एन एडवर्स नंबर। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको जो नंबर्स देखनी होगी हैज टू बी मोर ईदर द कंबाइंड रेशियो ऑफ द सेगमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो मैंने पहले बात की इज समथिंग दैट वी विल बी काइंड ऑफ मॉनिटरिंग इट वेरी वेरी क्लोजली। सो एब्सोल्यूट अंडरराइटिंग इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ, एंड जैसे कि मैंने कहा इस क्वार्टर 3 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर जैसे मैंने कहा कि वी हैव हैड एन आउट परफॉर्मेंस इन मोटर बाय मोर देन 400 बेसिस पॉइंट्स। और एंड सिंस आपने अंडरराइटिंग की बात की, मैं ये बात बता दूं कि इंडस्ट्री की कंबाइंड रेशियो जो रही है, हमारे पास फर्स्ट हाफ के नंबर्स हैं बेसिस पब्लिक डिस्क्लोजर। इंडस्ट्री की जो कंबाइंड रेशियो ऑन मोटर हैज एक्चुअली बिकम मच मोर एडवर्स। 124% से 128% के कंबाइंड रेशियो की मूवमेंट हुई है मोटर कंबाइंड रेशियोज फॉर द इंडस्ट्री। यही हाफ ईयर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अगर आप कंबाइंड रेशियो देखें, देयर हैज एक्चुअली बीन एन इंप्रूवमेंट। पिछले हाफ ईयर में हमारी कंबाइंड रेशियो 108% के आसपास था, एंड करंट हाफ ईयर में हमारे कंबाइंड रेशियो इज अबाउट 107%। सो हेंस हमने इंप्रूवमेंट देखी है हमारी मोटर कंबाइंड रेशियो में, लेकिन इंडस्ट्री कंबाइंड रेशियो इज एक्चुअली वर्सेड। सो हेंस अगेन वी हैव कंटिन्यूड टू स्टे विद आवर फिलॉसफी ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ। ओके, तो गोपाल जी, मोटर इंश्योरेंस रेट रिवीजन देख रहे हैं आप? हमारी तो 100% एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप मोटर थर्ड पार्टी के रेफरेंस के कंटेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, तो हेंस दिस हैज बीन एन एरिया व्हिच नॉट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन जनरल फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री हैज बीन काइंड ऑफ working with the government and the insurance regulator, because almost for the last, अगर आपने देखा होगा कि पिछले almost 4 साल तक there has not been a meaningful change in so far as third party rates is concerned. लेकिन थर्ड पार्टी की जो क्लेम अवार्ड्स हैं which comes through the courts, वहां पर हमने देखी है कि there is definitely an increase in claim compensation. So hence there is every reason for a third party price increase to happen, and हम वेट करेंगे वो कब नोटिफाई हो जाता है। अगर आ जाता है तो देन अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ टॉक मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। ओके, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया गोपाल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब इस शो से फिलहाल इतना ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।